फिल्म की पहले स्टोरी में हम देखते हैं नाइटमेयर नाम की एक सिनेमा हॉल में समंता नाम की एक लड़की आई थी मूवी देखने के लिए। और वहाँ पर कोई भी नहीं था। कोई अनजान शक्ति समंता को एक चेयर में बिठा देती है और वहाँ पर फिल्म अपने आप शुरू हो जाती है। और उस फिल्म में खुद समंता ही मौजूद थी। वहाँ पर वो एक खून से लथपथ सीरियल किलर वॉल्टर से बच के भाग रही थी। तभी उसे जॉनसन मिलता है और वो उसे सीरियल किलर के बारे में बोलती है। अब रात तक वो दोनों जंगल से निकलकर रोड पर आ जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक पुलिस कार दिखाई जाती है। पुलिसमैन उन दोनों को कार में बिठा कर ले जाने ही वाला था, लेकिन वहाँ पर वो सीरियल किलर आ जाता है और पुलिसमैन उसे शूट करता है। और वो पुलिसमैन फिर उसके पास जाता है। फिर वो उस किलर का मास्क हटाकर डर जाता है और गलती से पैर फिसलने की वजह से वो खुद को ही शूट कर देता है। अब जॉनसन कार की चाबी लेने के लिए उस पुलिसमैन के पास आता है, लेकिन वो उस किलर को देखकर समंता को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब वो दोनों एक केबिन में आता है जहाँ पर उनका दोस्त माइक था। उस किलर ने उनके बाकी दोस्तों को भी मार डाला था और अचानक वो किलर उन लोगों के सामने आ जाता है और माइक को मार डालता है। समंता को एक बेसमेंट का डोर मिलता है जिसके अंदर उसे किलर की द्वारा मारी गई दूसरी डेड बॉडी दिखती है। अब इधर जॉनसन किलर को एक चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन किलर उसे ही चाकू मारकर जिंदा जला देता है। अब समंता एक कुल्हाड़ी लेकर किलर से फाइट करने लगती है। अब किलर का मांस करते ही वो देखती है कि वो उसका बचपन का दोस्त फ्रेड है। अब फ्रेड उसे बोलता है कि एक दिन उसके केबिन के पास एक जंगल में एक मीटियोर मिलता है और वो लोग उसे देखने के लिए जाती है। लेकिन फ्रेड उन लोगों को एडवाइस देता है कि हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं सुनते हैं और जॉन उस चीज को हाथ लगा लेता है और उस मीटियोर से हजारों स्पाइडर निकलने लगती है जो कि उनके शरीर में घुसकर उनके ब्रेन को कंट्रोल करती है। अब फ्रेड का मुंह उस समय कवर्ड था, इसलिए वो स्पाइडर उसके फेस के अंदर नहीं घुस पाए और तब से वो स्पाइडर के कब्जे में रहने वाले हर इंसान को मार रहा था, क्योंकि वो स्पाइडर एलियन थे जो कि इंसान को खत्म करने के लिए आए थे। अब ये सब जानकर समंता खुद मारना चाहती थी और फ्रेड भी उसे वहीं पर मार डालता है। अब वो फिर से निकल जाता है एलियन स्पाइडर को खत्म करने के लिए, लेकिन अगले दिन फ्रेड की बिहेवियर से लगता है कि अब फ्रेड भी उस स्पाइडर से काबू है। और अब पहली स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। अब यहाँ से सेकेंड स्टोरी चालू होता है। अब इस बार सिनेमा हॉल में डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड एना आती है। एना के फेस में एक स्कार था और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब उसी समय फिल्म स्टार्ट होती है जहाँ पर एना एक रेस्टोरेंट के बाथरूम में वो अपने फेस को देख रही थी। वो अपने स्कार को लेकर बहुत ही अनकंफर्टेबल थी। फिर वो डेविड के पास आता है। वो दोनों जल्दी ही शादी करने वाली थी। अब डेविड एना के लिए एक प्लास्टिक सर्जन की अपॉइंटमेंट बुक की थी ताकि एना को अपने बिना स्कार वाला एक खूबसूरत चेहरा मिल सके। अब एना भी इस प्लास्टिक सर्जरी के लिए मान जाती है। अब अगले दिन डॉक्टर कहता है कि एना के फेस से स्कार हटाकर उसके फेस में कुछ चेंजेस करेगा ताकि एना और भी ज्यादा खूबसूरत दिख सके। अब खूबसूरत पाने के चक्कर में एना भी राजी हो जाती है। फिर एना को ठीक से देखकर डॉक्टर अपनी प्लास्टिक सर्जरी शुरू करता है। अब एना को विजन आती है कि वो अपने शादी के दिन वो अपने हस्बैंड के पास आ रही है और तभी शादी में डॉक्टर और नर्स भी दिखते हैं जिनके हाथ में हथियार था और कपड़ों पर खून लगा हुआ था। अब वो डर कर होश में आती है पर उस समय उसके फेस में बैंडेड लगी हुई थी। अब रात को डेविड एना की फोटो खींचकर वहाँ से चला जाता है और फिर अगले दिन डॉक्टर एना से कहता है कि उसकी सर्जरी पूरी नहीं हुई है, उनको और भी सर्जरी करनी होगी। एना भी उस बात को मान जाती है, लेकिन एना को किसी भी रिलेटिव से बात करने नहीं दिया जाता है। अब रात को वो नर्स के कंप्यूटर में देखती है कि डेविड एना की फेस को अजीब बनाने के लिए कहा है और दूसरी रूम में एना को एक लड़की मिलती है जिसकी आंख और नाक नहीं थी। अब एना डर के वहाँ से भाग जाती है। फिर नर्स आ जाती है और वो नर्स से लड़ाई करके भाग के लिफ्ट में आ जाती है, लेकिन लिफ्ट खुलते ही डॉक्टर उसको बेहोश कर देती है और होश में आने के बाद में एना को पता चलता है कि उसकी फिर से सर्जरी कर दी गई है और डेविड उनके पास ही था। अब अपने बैंडेज को खोलकर वो आईने में अपना चेहरा देखती है और उसका पूरा फेस बिगाड़ दिया गया था। तभी वहाँ पर डेविड की माँ आती है और उसका भी फेस प्लास्टिक सर्जरी से बहुत अजीब बना दिया गया था। अब डेविड और उसके माँ के मुताबिक एना देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। अब रियल लाइफ में एना खुद के नाइटमेयर को देखकर डर गई थी। अब डेविड भी वहाँ पर नहीं था और वो डेविड को ढूंढने लगता है।
वहाँ पर उसे एक फिल्म चलाने वाला प्रोजेक्शनिस्ट दिखती है और कुछ ही देर में एना की चीख भी सुनाई देती है और सेकेंड स्टोरी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मूवी में थर्ड स्टोरी शुरू होता है। उसके बाद में फिल्म को देखने के लिए एक फादर आती है और अब फिल्म शुरू होता है और हमें चर्च के ऊपर एक लड़के को दिखाया जाता है। फादर उसे नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़का पागलों की तरह हंस रहा था। सिस्टर पस्टिसा उसके पास आती है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर पाती है और वो नीचे गिर जाता है। फिर सिंडी नाम की एक औरत अपनी बेटी को संभालती है और वहाँ पर सभी बच्चे उस बच्चे की मौत पर डर गए थे। अब रात को जब सिंडी काम कर रही थी तो दीवार पे लगा हुआ एक क्रॉस अपने आप गिर जाती है और बाहर से कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। तो वो चेक करने जाती है और अचानक एक अनजान शक्ति उसके पास से गुजर जाती है और एक दूसरे रूम में फादर और सिस्टर पस्टिसा एक दूसरे से इंटीमेट हो रहे थे। लेकिन कुछ अजीब आवाजें सुनकर वो दोनों रुक जाते हैं। सिस्टर उस मरे हुए बच्चे के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा परेशान थी और फादर उसे कंफर्ट करता है। और अब अगले दिन डेनी अकेली बैठी हुई थी और वहाँ पर कुछ लड़कियां आके उससे हाथापाई करने लगती है। अब डेनी एक लड़की को मारती है, वो दूर जाके गिरती है जिससे कि उसकी जुबान कट कर निकल गई थी। अब सिस्टर आके उसे संभलती है, तभी वो लड़की डेनी के पीछे एक डिमन को देखती है और वो डर के चिल्लाने लगती है। सिस्टर को किताबों से उस डिमन के बारे में पता चलता है और उस डिमन का नाम मैगट था, जो कि हेरेस्ट के लिए सजा देता था। वो बच्चों की सोल को कलेक्ट करने के लिए आया था और अब वो इस डेमन के बारे में फादर को भी बताती है। उसी समय डेमन के द्वारा पजेस्ट किया हुआ एक बच्चा फादर के पास आकर कहता है कि उसे पता है कि उसने क्या पाप किए हैं। फादर किसी तरह मंत्रों से उस डेमन को उस लड़के के बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब फादर और सिस्टर बाकी बच्चों को भी ऊपर एक्सोर्सिज्म करने लगती है। तभी सिंडी वहाँ पर आकर डेनी को अपने साथ ले जाती है और सिस्टर को रियलाइज होता है कि पास डेनी नहीं बल्कि सिडनी है। अब डेनी को भी अपनी माँ की ये बात पता चल जाती है और वो डर के गॉड से प्रे करने लगती है। तभी डेमन डेनी को फोर्स करके बेड में सुला देती है। अब सिडनी के बॉडी में डेमन बाकी बच्चों को भी कंट्रोल कर लेती है। फादर और सिस्टर उस रूम में आकर सभी पजेस्ड बच्चे को देखते हैं और डेनी के मुंह से खून निकल रहा था। अब फादर और सिस्टर डर के वहाँ से भागते हैं, लेकिन बच्चे हथियार लेकर वहाँ पे उन लोगों का इंतजार करती है। तब फादर और सिस्टर भी उन बच्चों से लड़ने लगती है। सिंडी छत की तरफ जाती है और सिस्टर उसके पीछे पीछे आती है और इधर सभी पजेस्ड बच्चे मिलकर फादर को ही मार डालते हैं और पजेस्ड सिडनी सिस्टर को धक्का मारकर वहाँ से फेंक देती है। लेकिन सिस्टर किसी तरह वहाँ से बच जाती है, पर सिडनी के मौत के बाद डेमन सिस्टर की बॉडी को कब्जा कर लेता है। अब रियल लाइफ में ये फिल्म देखकर फादर भी शॉक्ड हो जाते हैं और अचानक वही प्रोजेक्शनिस्ट आकर फादर को मार डालता है। अब इसके साथ तीसरी कहानी भी खत्म होती है। अब फोर्थ स्टोरी शुरू होती है और इस बार हेलन नाम की एक औरत फिल्म देखने के लिए आती है और अब फिल्म शुरू होता है और हेलन अपने बच्चों के साथ एक डॉक्टर के पास आई थी और वो लोग थोड़ा लेट था, इसके लिए रिसेप्शनिस्ट उन लोगों को वेट करने के लिए कहती है और उनके बच्चे इससे खुश नहीं थे क्योंकि वो लोग पहले से ही बहुत समय से वेट कर रही है। हेलन फिर से रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है, लेकिन इस बार रिसेप्शनिस्ट की बॉडी में कीचड़ लगी हुई थी। अब हेलन किसी और दिन आने वाली थी, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे रुकने के लिए कहती है और फिर हेलन डॉक्टर के पास जाकर अपना प्रॉब्लम बोलती है कि वो बहुतों को हेलुसिनेट करती है। उसकी आंखों के सामने ही वहाँ की जगह बदल जाती है और वो लोग भी बदल जाती है। अब डॉक्टर उससे पूछता है कि उसे सुसाइड करने का मन होता है और वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही डॉक्टर उसको अगले दिन आने के लिए कह देता है। वो जब बाहर आती है तो वो पूरी जगह अबेंडेड बन चुकी थी और उस रिसेप्शन एरिया में उसके बच्चे भी नहीं थे। लिफ्ट के पास उसे रिसेप्शनिस्ट मिलती है जो कि अब एक डिमन बन चुकी थी और वो कहती है कि उसने किसी बच्चे को नहीं देखा है। फिर हेलन बाथरूम के पास आती है जो कि बहुत गंद था और वहाँ पर काम करने वाले एक आदमी से अपने बच्चे के बारे में पूछती है और वो गन दिखाकर उसको धमकी भी देती है, लेकिन वो आदमी उसे इग्नोर कर चला जाता है और एक टेलीफोन से हेलन अपने हस्बैंड को कॉल करती है और उसका हस्बैंड उसके साथ में रिश्ता खत्म कर देता है। हेलन अपने हस्बैंड से कहती है कि उनको अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए और तभी उनका हस्बैंड कहता है कि उनका तो कोई बच्चा है ही नहीं। अब वो खुद को शूट करने वाली थी, लेकिन किसी की आवाज से वो रुक जाती है। वो देखती है कि उसके बच्चे डॉक्टर से बातें कर रहे हैं, लेकिन हेलन अभी भी उन्हें अपना मान रही थी। डॉक्टर कहता है कि हेलन सुसाइड करके ही इस लाइफ से आजाद हो सकती है और वो अब कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। वो जब अंदर आके देखती है तो देखती है उसके बच्चे और डॉक्टर डेमन बन चुके थे। वो डॉक्टर को शूट कर बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाती है। असल जिंदगी में भी हेलन के पास एक गन थी और तभी हम सिनेमा हॉल के अंदर एक गन शॉट को सुन पाते हैं।
और इसी के साथ में मूवी की 4th स्टोरी भी यहाँ पर खत्म होती है। अब मूवी में 5th स्टोरी शुरू होती है और इस बार रायली नाम का एक बच्चा यहाँ पर फिल्म देखने के लिए आता है। अब फिल्म शुरू होती है और वो दिखाती है कि रायली एक पियानो बजा रहा था और उसके पेरेंट्स उसे फंक्शन से लेने आए थे। अचानक जिनपिन नाम का एक आदमी उनके कार में घुसकर रायली को गन पॉइंट में ले लेता है और सभी कार से बाहर आते हैं और जिनपिन रायली के पेरेंट को मार डालता है। रायली भी भागने की कोशिश करता है लेकिन जिनपिन उसे पीठ पर शूट कर देता है। अब डॉक्टर किसी तरह रायली को बचा लेते हैं। रायली होश आने के बाद में उसके माँ को देखते हैं और अगले दिन वो अपने पेरेंट्स के बारे में डॉक्टर से पूछता है, लेकिन डॉक्टर उसकी बात को इग्नोर करके उसको रेस्ट करने के लिए बोलता है। और रात को रायली अपने बेड के पास एक आदमी को देखता है जिसके फेस पर बहुत सारे सिलाई के निशान थे। वो आदमी रूम के बाहर जाता है और रायली भी उसके पीछे पीछे जाता है और तभी एक नर्स आकर उसे रूम में ले जाती है। नर्स उसे कहती है कि फेस में सिलाई वाला आदमी वो मर चुका है और अगले दिन रायली की माँ उसे मिलने के लिए आता है। वो कहती है कि वो हमेशा रायली के साथ ही रहेगी, लेकिन वो बस रायली का एक सपना था। फिर रायली को एक अलग रूम में ले जाया जाता है और रास्ते में वो बहुत सारे आत्माओं को देखते हैं और उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। अब रात को जब रायली सो रहा था तो उसके रूम में जिनपिन आता है, लेकिन नर्स उसे बाहर से निकाल देती है। रायली उठकर रूम से बाहर जाती है और वहाँ भी उसे आत्माएं दिखाई देती है। फिर एक केसी नाम की लड़की उसके पास आकर कहती है कि उसे भी मरे हुए लोग दिखाई देती है। वो जब कुछ समय के लिए मर गई थी तो डॉक्टर ने उसे किसी तरह जिंदा रखा था। अब रायली भी कुछ समय के लिए मर गया था, मतलब कि वो जिंदगी और मौत के बीच में फंसा हुआ था और इसलिए उसे भी अब आत्माएं दिखाई देती है। वो उसे कहती है कि रायली की माँ जो उसके पास बार बार आ रही है वो कोई अच्छी बात नहीं है। अगली सुबह फिर से रायली की माँ वहाँ पर आती है और रायली अपने माँ को समझाता है कि वो मर चुकी है और उसकी माँ उसको सो जाने के लिए कहती है ताकि वो और सभी एक साथ रह पाए। तभी केसी आकर रायली को समझाती है कि उसकी माँ अब उसे कहीं ले जाना चाहेगा तो वो उसके साथ नहीं जाए। फिर कुछ समय बाद में रायली की माँ केसी को मार डालती है और शाम को जैक्सन रायली पर अटैक करता है। रायली को चोट लगती है लेकिन वो अपनी जान बचाकर एक जगह छुप जाता है। अब जैक्सन उसको फिर से ढूंढकर उसका गला दबाने लगती है। रायली फिर से अपनी माँ को देखता है जो कि उसे गिव अप करके मरने के लिए कहती है ताकि वो सभी मौत के बाद एक साथ रह पाए। अब रायली केसी के आत्मा को देखता है जो कि उसको अपनी जिंदगी के लिए लड़ने को कहता है। अब रायली अपने जान को बचाने के लिए जैक्सन को मार डालता है और अब कुछ समय बाद में वो केसी और उसके माँ को देखता है। वहाँ पर जैक्सन की आत्मा भी थी जो कि उसे स्वीटन कहता है और असल जिंदगी में रायली को अपने से पहले आए फिल्म देखने वाले लोगों की आत्माएं दिखाई देता है। वो प्रोजेक्शनिस्ट उसको कहता है कि ये सभी लोग मर चुके हैं और वो भी यहाँ से नहीं जा पाएगा। रायली सिनेमा हॉल से भागता है लेकिन वहाँ के बोर्ड पे लिखा था कि रायली मर चुका है और एक टेप पर रायली का नाम लगाकर उस डोर को बंद कर देता है और वहाँ पर और भी सारे टेप लगा हुआ था, मतलब कि वहाँ पर फिल्म देखने आए कई सारे लोग उस फिल्म प्रोजेक्शनिस्ट का शिकार बन चुके थे। और इसी के साथ में ये पूरी मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, इस मूवी में दिखाया गया है कि वो प्रोजेक्शनिस्ट एक डिमन था। वो लोगों की नाइटमेयर को फिल्म के जरिए दिखाकर उनके सोल को कलेक्ट करता था और मूवी के हर एक कहानी में कुछ न कुछ मैसेज दिखाए गए थे जिसको हम आगे समझते हैं और सीखते हैं कि अनजान चीजों के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहिए।